हिंदुस्तान का एक प्राचीन नगर, रातों रात रेत का तूफान आया और पूरे नगर को निगल गया। एक गांव जिसका वजूद मिटने की कगार पर है, तिल तिल करके नदी में समाता जा रहा है। एक राजवंश जो आज भी वारिस के लिए तरसता है। तीन मुकाम, तीन अंजाम, लेकिन वजह सिर्फ एक 400 साल पुराना श्राप। तलाकाडू रेत में दफन हो जाए, मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाए, मैसूर के राजाओं को कभी कोई संतान नहीं होगी। दिन, महीने, साल गुजरते चले गए, 400 साल बीत गए, लेकिन कहते हैं वो श्राप आज भी तबाही मचा रहा है। सुनी सुनाई बातें नहीं, ये आंखों देखा हाल है। कोई पौराणिक कहानी नहीं, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है। ये मैसूर राजा अल्मेलम का अटैक करने के लिए थे। अल्मेलम महारानी में 3 शाप दिए ना सर मैसूर राजा का। ये फर्स्ट शाप दे में ये तलाकाड में पूरा सैंड से कवर हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ शराब दिया था जिसकी वजह से रेत आ रही है, पूरा गांव डूब गया था। अभी भी ऐसे ही वहाँ पे है, तो अभी भी ऐसे ही चल रहा था। हम लोग वहाँ पे लाइव देखते रहते। हाँ, शाप से ही होया ना, अभी तक उसके बच्चे लोग नहीं होए ना, खास बच्चे महाराजा का। अच्छा, मैसूर में। हाँ, कुछ लोग नहीं माने, शोध पर उतर आए, रेगिस्तान को खोदना शुरू किया। कई फुट रेत के बाद धरती मिली। धरती के नीचे मिला एक पूरा शहर और कई मंदिर। If any archaeologist in his career takes Talakadu seriously for conducting excavation, there will be another Indus Valley in South India. People are like they abandoned that city because of these sand dunes. Sri Rama during his exile, he came and worshipped one of the shivlings in Talakad. हमने कोई तर्क खारिज नहीं किया, सारे सबूत भी सच मान लिए। फिर भी ये बात हजम नहीं होती कि एक श्राप इतनी तबाही मचा सकता है। कहानी में कुछ तो छूट रहा है, लेकिन क्या? ये जानने हम पहुंच गए कर्नाटक में मैसूर के पास तलाकाडू में। उस श्रापित जगह पर जाने का एक ही जरिया था, कावेरी नदी की लहरें। अब इसके ज़रिए 2 फायदे होते हैं कि पहला ये कि आप जल्दी उस जगह पर पहुंच सकते हैं, और दूसरा ये कि आप वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं, वो तमाम डिफरेंसेस देख सकते हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है। हर सफर की एक मंजिल होती है। हमारी 3 थी। पहले हम तलाकाडू जाएंगे, जो एक रात में रेगिस्तान बन गया था। फिर पहुंचेंगे मालिंगी गांव, जिसे धीरे धीरे कावेरी नदी निगलती जा रही है। उसके बाद हम होंगे मैसूर राजघराने के आंगन में, जो पिछली 19 पीढ़ियों से वंश के लिए तरस रहा है। तलाकाडू की भी अजीब पहेली है। ये ठीक कावेरी नदी के किनारे है, जहां 500 एकड़ पर रेत का साम्राज्य बिखरा पड़ा है। तो इसमें नई बात क्या है? नदी किनारे रेत का होना बेहद आम बात है, लेकिन तलाकाडू की पूरी कहानी में यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य है। इस कावेरी के इर्द गिर्द आज से नहीं, हजारों साल से जीवन पनपते रहे, कई शहर बसे हुए हैं।
लेकिन ऐसा क्या हुआ इस कावेरी के तट पर कि एक शहर रेत से डूब गया? कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक बहती है। लेकिन पूरे नदी बेसिन में तलाकाडू के सिवाय कहीं भी रेत के टीले नहीं मिलेंगे। हर जगह हरियाली और हरे भरे इलाके हैं। अगर वो शहर जो रेत से ढक रहा है वो रेत कावेरी लेकर आ रही है, तो ऐसी कौन सी रेत है जो कावेरी के एक तट पर है और दूसरे तट पर रहने वाले शहर मालंगी में वो रेत नहीं होती है? अगर ये कावेरी की रेत नहीं है तो वो कौन सी हवा है जिससे ये पता है कि रेत का तिनका सिर्फ तलाकाडू में गिरना चाहिए, नदी के दूसरे तट पर मौजूद गांव मालंगी में उसका एक तिनका भी नहीं गिरना चाहिए? वाकई सवाल कई हैं, जवाब तलाकाडू पहुंचकर ही मिलेगा। तलाकाडू रेत में दफन हो जाए, मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाए, मैसूर के राजाओं को कभी कोई संतान नहीं होगी। कहते हैं ये तबाही श्राप ने बचाई थी। तो वो श्राप किसने दिया था, क्यों दिया था, उसकी तलाकाडू से क्या दुश्मनी थी? कोई तो एक कड़ी होगी जो उस रेगिस्तान को मालिंगी और राजघराने से जोड़ती होगी। आज एक एक करके हर सवाल का जवाब सामने आएगा। आगे का रास्ता हम कावेरी में इस डोंगी के जरिए तय कर रहे हैं और हमारा एक्साइटमेंट लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि क्या ये संभव है कि रेत से एक पूरा शहर निकल रहा हो? ये सोचकर भी वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा इंतज़ार अब ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। जल्द से जल्द हम उस सरहद पर पहुंच जाएंगे जिसे तलाकाडू कहा जाता है। तभी हमारी डोंगी एक किनारे लगी। सामने के नजारे ने दंग कर दिया। सामने रेत का विशाल समंदर था, बहुत बड़ा, और वो भी कावेरी नदी के ठीक किनारे। नदी के एक तरफ हरियाली तो दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान। हैरान कर देने वाला दृश्यम था ये। इसी मरुस्थल का नाम है तलाकाडू। वाकई तलाकाडू का पहला दृश्यम, पहली झलक ही ये बताने के लिए काफी है कि ये कितना रहस्य से भरा होगा। अब आप ये सोचिए कि एक ऐसी जगह जिसे पूरे कर्नाटक में सिर्फ एकमात्र मरुस्थल के तौर पर देखा जाता है, आसपास समुद्र का कोई नामो निशान नहीं है, पास से जीवनदायिनी कावेरी बहती है, लेकिन उसके एक तट पर जहाँ जीवन बस रहा है, जहाँ आज भी कोई परेशानी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसी कावेरी के रेत से क्या एक पूरा शहर ढक सकता है? क्या ऐसा संभव है कि वहाँ जो पुराने मंदिर थे वो तक रेत में दब जाएं? और लोगों का दावा यह है कि आप यहाँ किसी भी दिशा में आगे बढ़ जाइए, आप गड्ढा खोदिए तो आपको पुराने समय के न सिर्फ मंदिर, घर, कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगे। ये कर्नाटक का एकमात्र मरुस्थल है जिसे कावेरी नदी ने तीन तरफ से घेर रखा है। नदी के ठीक बगल में रेगिस्तान देखने का यह हमारा पहला अनुभव था। लेकिन इतनी रेत आई कहां से? आसपास समुद्र भी नहीं है। कहते हैं 400 साल पहले एक रात अचानक यहां तेज तूफान आया और देखते ही देखते पूरा इलाका रेत में दब गया। ये तूफान उस श्राप के बाद आया था, लेकिन इस कहानी को हम नहीं मानते। जल्द ही हमें इसका सबूत मिला, वो भी सरकारी मुहर के साथ। पुरातत्व विभाग ने बोर्ड लगाकर लिखा है, रेत के ये टीले सैंड ड्यून्स हैं, मतलब तलाकाडू की रेत पहले यहां नहीं थी। तेज हवा इन्हें कहीं से उड़ा कर लाई है।
ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, जो ये मानते हैं कि यहाँ पहले रेत नहीं थी, लेकिन कावेरी के एकाएक 90 डिग्री टर्न लेने के बाद, यानी उस घुमाव के बाद, यहाँ पर एकाएक रेत का ऐसा बवंडर आया कि पूरा का पूरा तलाकाडू रेत में समा गया। लोगों का यकीन, लोगों की मान्यताएं इससे बिल्कुल इतर है। वो सीधे सीधे इसे श्राप से जोड़ते हैं। मतलब 400 साल पहले तलाकाडू में एक मुट्ठी रेत नहीं थी। एकाएक तूफान आया और सब कुछ तबाह करके चला गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उस श्राप की वजह से? श्राप की कहानी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वो किसने दिया था? क्यों दिया था? आखिर तलाकाडू से उसकी क्या दुश्मनी थी? संयोग से रेगिस्तान में घूमते हमें एक लेखक मिले जो अपनी कहानी के लिए तलाकाडू पर रिसर्च कर रहे थे। अभी इनके पास भी पूरी जानकारी नहीं थी, बस इतना ही पता था कि 400 साल पहले श्रीरंगपट्टनम की रानी ने तलाकाडू को श्राप दिया था, जिसका नाम था अलेमेलेम्मा। ये अलेमेलेम्मा की श्राप की वजह से ये पूरा रेत से ढक गया। उससे पहले रेत नहीं था? नहीं था, ये पूरा था ग्राउंड लेवल है। ये तलाकाड में पूरा था गंगा कैपिटल सिटी है, किंगडम। 101 शिवलिंग, 101 टेम्पल, पैलेस, टनल, एवरीथिंग स्टिल कवर्ड बाय द सैंड। ये रानी शाप दिया ना, ये टोटली गंगा कैपिटल सिटी किंगडम कवर कर लेते हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं ये सब सैंड से एक्सकेवेट करने से मिला गया ना सर। 30 to 40 फीट सैंड से एक्सकेवेट करने के लिए मंदिर, टनल, एवरीथिंग इज एक्सकेवेटेड सर। लेकिन अलेमेलेम्मा की नाराजगी क्या थी? श्राप क्यों दिया गया? इनके पास भी जवाब नहीं था। कहा, नए तलाकाडू जाओ, सब पता चल जाएगा। जब पुराना तलाकाडू रेत में खत्म हो गया तो मैसूर के राजा ने नया तलाकाडू बसाया। ये वही लोग हैं जिनके वंशज कभी उस पुराने तलाकाडू में रहा करते थे। उस खौफनाक रात से जुड़ी एक एक कहानी इनके जहन में आज भी जिंदा है। जब रेत का तूफान उस प्राचीन नगर को निगल गया था, पूर्वजों से सुनी कहानी को याद करके ये आज भी सिहर उठते हैं। जब तलकाडू मरलू है ना, ऑटोमेटिकली रेगिस्तान जैसा हो गया पूरा पूरा पूरा। कम से कम 450 एकड़ है वो। 450 एकड़ पुराना तलकाड बोलते हैं उसे, तलाकाडू पुराना। जब उधर से हम लोग पूरे, हमें इधर ही वाले हैं, ये बस्ती वाले, 140-150 साल हुए हम सब इधर आके नया तलकाडू बना लिया। लेकिन अभी भी उधर रेगिस्तान जैसा वो बालू ज़्यादा होते ही रहता है। वो पुराना तलकाडू, ये नया तलकाडू। नए और पुराने तलाकाडू में महज 2 किलोमीटर का फासला है, लेकिन नए तलाकाडू में रेत का एक कण भी नहीं मिलेगा। लोगों के मुताबिक रानी अलेमेलेम्मा का श्राप यहाँ काम नहीं करता। अगर हम लोगों को कोई वहाँ पे मुफ्त में भी घर बना के देगा बोलेगा तो भी हम वहाँ पे नहीं रहेंगे सर, क्योंकि वहाँ पे जो श्राप की वजह से जो मिट्टी आ रही है वो बहुत खौफनाक है, यानी कि वहाँ पे रहना ही मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बसे। कहते हैं तलाकाडू में आज भी रेत के तूफान आते हैं। उस दिन ये लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं। उस श्राप का खौफ इनके चेहरे पर आज भी जिंदा है। दावे के मुताबिक जो 400 साल बाद आज भी काम करता है। जब न्यू तलाकाडू आप पहुंचते हैं तो यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग नज़र आता है। जैसा भारतवर्ष के किसी दूसरे गांव में जाने के बाद आपको जो चहल पहल नज़र आती है, आपको जिस तरीके के घर नज़र आते हैं, जिस तरीके की सड़कें नज़र आती हैं, बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है। अलग नज़र आती है तो वो कहानी जो न्यू तलाकाडू को जोड़ती है तलाकाडू से, और वो कहानी जो हज़ारों साल के इतिहास को समेटे हुए है। और लोगों का मानना है कि ये कहानी आज भी उतनी ही सही साबित हो रही है
जितनी हजार साल पहले साबित हो रही थी। और ये कहानी है श्राप से जुड़ी। तलाकाडू में पहले इंसानी बस्ती थी जो एक रात रेत में दफन हो गई। इसके एक नहीं कई बड़े सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत है तलाकाडू का ये सबसे बड़ा मंदिर कीर्ति नारायण। इसका पता हमें नए तलाकाडू के लोगों ने दिया था। कहते हैं पुरातत्व विभाग ने श्राप की कहानी पर शोध करके यहां खुदाई शुरू की थी। करीब 30 से 40 फीट खुदाई के बाद यह मंदिर मिला था। तलाकाडू कितनी महत्वपूर्ण जगह रखता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे होयसला वंश हो, चाहे चोल वंश हो, सब यहाँ राज करना चाहते थे। सब यहाँ अपने आप को स्थापित करने का सपना देखा करते थे। और यही वजह है कि जब चोल वंश को युद्ध में हराया गया, तब होयसला वंश की तरफ से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और इस मंदिर का नाम क्या रखा गया? मंदिर का नाम रखा गया कीर्ति नारायण, यानी कीर्ति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई थी। मंदिर के इतिहास से ज्यादा दिलचस्प है इसकी बनावट, इसका आकार, इसकी संरचना। आप खुद सोचिए, क्या इतने भव्य मंदिर का रेत पर निर्माण संभव है? इस ऊंची आधारशिला को टिकने के लिए जमीन की मजबूती चाहिए जो पहले यहां थी। लेकिन दावे के मुताबिक सब कुछ रानी अलेमिलिम्मा के श्राप के बाद रेत में दब गया। अगर ये स्थान पहले से ही रेतीला रहा होता तो जाहिर तौर पर रेत पर कोई भी निर्माण करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ धंस जाएगी। और इसका आधार देखिए, पूरा पत्थरों से बना हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों को पहले बड़ा आधार देकर रखा गया है। और किसी भी बड़े मंदिर का निर्माण करना होता है आज भी, तो नीचे उतना ही मजबूत आधार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इन पत्थरों को जब आधार दिया गया तो मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि अगर रेतीली ज़मीन होती तो ये संभव कैसे होता। और सिर्फ यहाँ नहीं, मंदिर के चारों तरफ आपको इसी तरीके के पत्थरों को बिछाकर जो आधार तैयार करने की कोशिश होती है, वो संरचना साफ नज़र आती है। यहां कई शिव मंदिर भी मिले जिनकी भव्यता देखकर हर कोई चौंक जाता है। मंदिर के साथ कई प्राचीन मूर्तियां भी मिली। मतलब इस जगह का जरूर किसी पुरानी सभ्यता से नाता था। यहां आज भी रेत के तूफान आते हैं, मंदिरों को फिर अपने आगोश में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर से लगी ऊंची दीवारें मंदिरों को बचा लेती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं जमीन के भीतर करीब 30 से 40 फीट नीचे हूं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल मैं जिस मंदिर में इस वक्त खड़ा हूं, ये मंदिर जाना जाता है पातालेश्वर महादेव के नाम से। और ये तलकाडू का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये वो मंदिर है जो गंगा साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनाया गया था। और अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से रेत ने चारों तरफ से न सिर्फ इस मंदिर को ढका, बल्कि इस मंदिर को पूरी तरीके से दबा भी दिया था। और यही वजह है कि खुदाई के बाद इस मंदिर में इस तरीके से आना जाना संभव हो पाया है। देख रहे हैं आप, कितनी ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। दीवार सिर्फ इसलिए खड़ी की गई है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आ पाए। आज भी लोगों का मानना है कि देर सवेर लेकिन रेत के झोंके यहाँ पर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लें। उससे बचने के लिए ये दीवारें खड़ी की गई हैं ताकि रेत को एक सरहद तक रोका जा सके और तमाम जो भक्तगण यहाँ इस मंदिर में आ रहे होते हैं वो आसानी से पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर सकें, पातालेश्वर के दर्शन कर सकें। मंदिर के साथ प्राचीन नगर के अवशेष भी मिले हैं जिनमें मकान और कुएं शामिल हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कभी यहां एक शहर बसा करता था। ये मंदिर, ये निर्माण, शिवलिंग सब चीख चीख कर बताते हैं कि यहां कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन एक श्राप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तलाकाडू रेत में दफन हो जाए।
लेकिन रानी अलेमिलिम्मा ने वो श्राप क्यों दिया था? उनकी तलाकाडू से क्या दुश्मनी थी? इस पूरे मामले का मैसूर राजवंश से क्या नाता है? ये सब जानने के लिए कहानी के दूसरे अध्याय में जाना होगा। मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाए। हमारा रुख मालिंगी गांव की तरफ था, जिसे कावेरी नदी में डूब जाने का श्राप मिला था। आज भी वो गांव तिल तिल करके नदी में समाता जा रहा है। मालिंगी गांव तलाकाडू के ठीक सामने दूसरे किनारे पर है। गांव के लोगों में श्राप को लेकर आज भी खौफ है। कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। कई लोगों से मिलकर कहानी के अलग अलग टुकड़े जोड़े तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनी। अलेमिलिम्मा श्रीरंगपट्टनम के राजा तिरुमल की पत्नी थी। 15वीं शताब्दी में मैसूर के राजा वोडियार ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला बोल दिया। युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के राजा तिरुमल की मौत हो गई। राजा की मौत के बाद रानी अलेमिलिम्मा अपने गांव मालिंगी में रहने लगी। मैसूर के राजा ने अलेमिलिम्मा पर राज्य के सबसे बड़े मंदिर के आभूषण चुराने का आरोप लगाते हुए सैनिकों को मालिंगी भेजा। मालंगी, जिसे अलेमिलिम्मा का मूल स्थान माना जाता है, जहां पर वो मौजूद थी जिस वक्त मैसूरू राजवंश के तमाम सैनिक उनसे गहने लेने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने बताया कि ये गहने मेरे हैं, मेरे अपने हैं। और जब वो सैनिक नहीं माने, उन्होंने कहा कि राजा का आदेश है कि जो भी गहने मंदिर में होते थे उसे लेकर आना है, नहीं तो वो हमें मारेंगे या हमें मार डालेंगे। और वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे। और जब वो नहीं माने तो मालंगी के तट से अलेमिलिम्मा ने कावेरी में छलांग लगाते हुए 3 श्राप दिए। तलाकाडू रेत में दफन हो जाए। मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाए। मैसूर के राजाओं को कभी कोई संतान नहीं होगी। कहते हैं रानी ने इस जगह से नदी में छलांग लगाई थी, जिसके बाद यहां पानी में तेज भंवर बनने लगे जो गांव की जमीन को निगलते जा रहे हैं। मालंगी के तट पर यह वही जगह है जिसे लेकर लोगों का मानना है कि जहां से अलेमिलिम्मा ने कावेरी में न सिर्फ जान दे दी थी कूदकर, बल्कि यहाँ खड़े होकर उन्होंने मैसूर राजवंश को भी श्राप दिया था और ये श्राप दिया था कि मालंगी जो भंवर में फंस जाएगा आने वाले वक्त में, और भंवर की वजह से मालंगी धीरे धीरे अपनी ज़मीन खोता जाएगा, कावेरी उसकी ज़मीन पर अपना हक जताती जाएगी। पानी कम होता है, भंवर की रफ्तार थम जाती है तो जमीन का कटाव भी धीमा हो जाता है, लेकिन सिलसिला कभी रुकता नहीं। पिछले कुछ सालों में गांव के एक बड़े हिस्से को नदी अपने साथ बहा ले जा चुकी है। हालांकि ऐसे कटाव देश के दूसरे हिस्से में भी होते हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। कावेरी का जल देखिए, यहाँ पर आते ही थोड़ा घुमाव लेता हुआ नजर आता है, यानी यहाँ पर भंवर अपने आप बनता हुआ आपको कावेरी में नजर आएगा। हालांकि अभी पानी कम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कैमरे पर वो आएगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे जब आप देखते हैं तो यहाँ पानी बहुत तेजी से टर्न लेता है। सबूत हमारे सामने था, कटाव के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, पहले यहाँ तक इसकी सरहद थी और उसके बाद धीरे धीरे कटाव होता गया और ये यहाँ पहुँच चुकी है। अभी भी इसका जो निचला हिस्सा है ये आपको खोखला नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल हाफ सर्कल यानी अर्धचंद्राकार शेप में है, जो दिखाता है कि यहाँ पानी बहुत तेज़ी से घूमता है और उसके बाद यहाँ की मिट्टी को अपने साथ बहाकर धीरे धीरे लेते जा रहा है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। मालिंगी गांव के पास कावेरी नदी का सबसे उग्र रूप दिखता है। तेज बहाव के साथ यहां पर नदी करीब 90 डिग्री का घुमाव लेती है। कहते हैं भंवर भले न दिखे, लेकिन उसका चक्र हमेशा चलता रहता है।
जिसकी चपेट में आने वाला पानी में डूब जाता है। हम यही परखने जा रहे थे। जैसे ही मालंगी का तट आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर अपने आप जो कावेरी नदी है उसमें भंवर तेज हो गई है। यहाँ अगर आप चप्पू हाथ पे थामे रहें और उसका इस्तेमाल ना करें तो बोट कुछ इस तरीके से घूमते हुए पहुँचती है। और यही वजह है कि लोग इसे उस श्राप से जोड़ते हैं जो मालंगी को दिया गया था कि एक दिन ये भंवर के भीतर समा जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ किसी भी बोट का पहुँचना आसान नहीं है। अभी तक जो परखा सब सही पाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। रानी अलेमेलिम्मा की दुश्मनी मैसूर राजा से थी, तो उन्होंने तलाकाडू और मालिंगी को क्यों श्राप दिया, जबकि वो खुद मालिंगी की रहने वाली थी? जवाब था कहानी के कुछ वो पहलू आमतौर पर जो लोगों के सामने नहीं आते। मैसूर से मालिंगी आने का रास्ता तलाकाडू से होकर गुजरता था। जब मैसूर के राजा वोडियार ने आभूषण लेने सैनिकों को भेजा था तो एक बड़ी टुकड़ी तलाकाडू में थी। बताया जाता है कि उनकी मंशा रानी को गिरफ्तार करना था। मालिंगी से नाराजगी की वजह यह थी कि उस वक्त लोगों ने अपनी रानी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उधर तलाकाडू रेत में समा गया, इधर मालिंगी गांव जलमग्न होता जा रहा है। श्राप की कहानी के ये 2 अध्याय थे। अब बारी थी तीसरे यानी मैसूर राजवंश की। श्राप की कहानी का ये वो हिस्सा था जिस पर लोग कम ही बात करते हैं। मैसूर के राजाओं को कभी कोई संतान नहीं होगी। ये वही मैसूर राज परिवार का राजमहल है। कहते हैं ये आज भी अलेमेलिम्मा की श्राप की गिरफ्त में है। आज भी हर दूसरी पीढ़ी की गोद सूनी रहती है। तलाकाडू के लोग ये मानते हैं कि अलामेलम्मा ने जो श्राप दिए थे वो मैसूर राजघराने को ध्यान में रखकर दिए थे, ताकि मैसूर राजघराने के सैनिक मालंगी ना पहुंच सके। चाहे वो तलाकाडू को रेत में दब जाने का श्राप हो, चाहे मालंगी के पास भंवर का उठना हो, या फिर मैसूरू राजघराने का निसंतान हो जाना हो। और लोग मानते हैं कि आज भी इस श्राप का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि मैसूर राजघराने में एक जनरेशन निसंतान रहती है, यानी यहाँ कभी भी लगातार वंश की वृद्धि नहीं हो रही। कहते हैं आज मैसूर राज परिवार में एक पीढ़ी को संतान सुख मिलता है तो उसकी अगली पीढ़ी निसंतान रहती है, फिर गोद लेकर वंश को बढ़ाया जाता है। पिछली 19 पीढ़ियों से यही क्रम चलता आ रहा है। तलाकाडू रेत में दफन हो जाए, मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाए, मैसूर के राजाओं को कभी कोई संतान नहीं होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक हमने जो देखा, क्या ये श्राप की कहानी की पूरी तस्वीर है या सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? It has got nothing to do with the curse. Okay, curse is only a mythological creation. The debate is that now originally the curse became true or not. Progeny should not happen, but it is happened to Raja Vodayar now. Raja Vodayars, that lady gave birth to Immadi Raja Vodayar. तलाकाडू का रेत में दफन होना, मालिंगी गांव का डूबना, राज परिवार की एक पीढ़ी का निसंतान होना, इन सब की वजह श्राप है या कुछ और? अब हमें यह जानना था कि श्राप की कहानी को लेकर इतिहास के जानकार और पुरातत्वविद क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तलाकाडू की। जानकारों के मुताबिक 17वीं शताब्दी में भारत में एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसकी वजह से कावेरी नदी में पानी बहुत कम हो गया। जो बचा खुचा पानी था
उसे 14वीं शताब्दी में बने पास के माधव मंत्री डैम ने रोक कर रखा था। कावेरी सूखने की वजह से नदी के तल में जो बारीक रेत हुआ करती थी वो बिखरने लगी थी। हवा दक्षिण की तरफ बहती थी तो रेत तलाकाडू की तरफ पहुंच गई। धीरे धीरे पूरा तलाकाडू रेत में दफन हो गया। उस बांध का निर्माण 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने किया और 15वीं शताब्दी तक तलाकाडू रेत में पूरी तरह दब गया। They started like constructing irrigation nalas, that is the channels and tunnels and all that. So they constructed one Madhava Danayaka Nala, that is a bridge. Madhava Dandanayaka was the minister of the Vijayanagara kings, and at that time they made very close to Talakadu, it is near Talakadu, to Kaveri, so they constructed a bridge across the river. After that, what happened? The Kaveri has changed its path. Because of that change of path, it happened in like 13th, 14th century. Then what happened? The sand dunes are collected in one side and the wind was blowing from another side. The sand dunes are started depositing on Talakadu area. Now because of this Madhava Dandanayaka bridge. अब आते हैं मालिंगी गांव पर। दावे के मुताबिक श्राप की वजह से कावेरी नदी के भंवर उसे निगलते जा रहे हैं। दरअसल कावेरी नदी एक जगह पर आकर तेजी से मुड़ती है। नदी के इसी मोड़ पर मालिंगी गांव बसता है। इस घुमाव पर तेज बहता पानी उस तट को और तट पर बसे मालिंगी गांव को बहा कर ले जा रहा है। जानकारों के मुताबिक नदी में ये बदलाव भी उसी 17वीं शताब्दी के सूखे का नतीजा था। At that time, agriculture was the main profession, and in order to prevent water going off, there used to be some kind of anekat, not the proper dams, but a storage, small storage kind of thing. Now when it was done on a larger scale during Vijayanagara period, okay, so because it was later, not during Gangas, so later when it was done, definitely when you stop the running water, it causes a whirlpool, okay. That is the reason for Malangi. It has got nothing to do with the curse, okay. Curse is only a mythological creation. विशेषज्ञों के मुताबिक मैसूर राज परिवार की एक पीढ़ी में बच्चा ना होने की वजह श्राप नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। कहते हैं ये तब से शुरू हुआ जब से राज परिवार की शादी उनके ही परिवार में होने का चलन शुरू हुआ था। This is called inpooling, genetic inpooling, okay. There has to be a variation, okay. See, our genes always goes by binding, okay, like pairing or what is called as pairing. That has to be from different families, then it will be stronger, okay. If it is within the pool, then it won't be much stronger. लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, एक नई बहस शुरू होती है। यहाँ से कहानी कावेरी नदी की तरह तेज घुमाव लेती है जो हमें फिर से श्राप की कहानी वाले तट पर पटक देती है। तलाकाडू रेत में दफन हो जाए, मालंगी गांव कावेरी नदी में डूब जाए, मैसूर के राजाओं को कभी कोई संतान नहीं होगी। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के तर्क लोगों ने कई बार सुने हैं, लेकिन इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। गांव के लोग यही मानते हैं कि सारी बर्बादी की जड़ अलेमिलिम्मा का श्राप ही है। नहीं तो राज परिवार के इस महल में अलेमिलिम्मा के नाम का मंदिर क्यों है? मंदिर में उनकी मूर्ति क्यों है? क्यों राज परिवार हर दशहरा उस प्रतिमा की पूजा करता है?
there is a temple inside the palace, in one corner. In that palace, in the temple, there is a sculpture of Alumelamma, which is made out of wood. No puja for that, no offerings to that, but it is there. During Dasara time, one of the days of the 9 rituals day, it will be taken out. All the jewels will be decorated with that, and it will be kept on the back of the elephant, and they go 3 rounds to the palace inside. Common man will not be allowed. एक ऐसा ही दृश्य मालिंगी गांव में हमसे टकराया था। ये आलेमिलिम्मा का मंदिर है, गांव में उसी तट पर जहां से रानी ने कावेरी नदी में छलांग लगाई थी। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर को भी बनवाने वाला कोई और नहीं, मैसूर राज परिवार है। ये मंदिर आप देखना मेरे पीछे, ये मंदिर किसी और ने नहीं बनवाया है, ये मंदिर मैसूर राजघराने ने बनवाया है। और वो भी क्यों, ये जानना दिलचस्प है। इस मंदिर का निर्माण इसलिए कराया गया कि आलमेलम्बा ने जो एक श्राप दिया था कि मैसूर राजवंश का खात्मा हो जाएगा, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण मैसूर के राजा के द्वारा कराया। लगता है राजघराने को अभी भी आलेमिलिम्मा के श्राप से मुक्ति नहीं मिली है। जब भी मंदिर में मूर्ति रखी जाती है, पहले उसमें दरार पड़ती है, फिर कई टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर जाती है। तो मैसूर राजवंश इस श्राप से बचने के लिए इस मंदिर का निर्माण काम करवाता है, इस मंदिर में आलमेलम्मा की एक मूर्ति स्थापित करवाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो मूर्ति यहाँ टिकती नहीं है, वो मूर्ति खुद ब खुद खंडित हो जाती है, जिसके बाद उस मूर्ति को कावेरी के ठीक उसी जगह पर विसर्जित किया जाता है जहाँ से आलमेलम्मा ने कूद कर अपनी जान दी थी। क्या माने या ना माने, बहुत पेचीदा कहानी है ये। क्या लोगों को बदलाव की वैज्ञानिक कहानी समझ में नहीं आई, इसलिए श्राप की कहानी बना दी गई, या कहानियों को तर्क से दबाने के लिए वैज्ञानिकों ने ये वजह ढूंढ निकाली? अब ये लड़ाई तो सालों पुरानी है, आगे भी चलती रहेगी। विश्वास अंधविश्वास के बीच अगर कुछ सच है तो वो है इस तलाकाडू की रेत में दबी तीर्थ भूमि का ये दृश्य। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम